नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम हर बार महात्मा गांधी कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के किसी न किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आधार धूड़िया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, साथ में गठिया रोग के विशेषज्ञ हैं, रूमेटोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। डॉक्टर साहब, ये गठिया रोग बरसों चला रहा, सदियों से कहते हैं, आयुर्वेद में भी चला आ रहा है, उसकी इलाज भी हैं, गठिया बाय हो गया, गठिया बाय हो गया। क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आदमी को लगे कि ये हड्डियों का दर्द गठिया है? कहाँ तो दर्द होता है, कैसा दर्द होता है और कितने समय रहता है? बिल्कुल एक बढ़िया सवाल है आपका शुरुआत से अपना। तो गठिया मतलब गांठ में सूजन, यानी जोड़ के अंदर सूजन है, जकड़न है और दर्द है। कुछ तरह के गठिया में हो सकता है कि लाली भी मिले जोड़ पे, पर वो आवश्यक नहीं है। तो आमतौर पे भी ऐसा होता है कि हम उठते बैठते हैं तो 2-4 मिनट जकड़न रहती है, पर आमतौर पे गठिया बाय रोग में ये जकड़न 45 मिनट 1 घंटा या उससे ज़्यादा रहती है। तो जो मुख्य चिन्ह यही है कि जो सूजन है वो जोड़ में है, जो जकड़न है वो जोड़ में है, जोड़ के आसपास नहीं है। बैठे हुए भी दर्द रहता है, आमतौर पे चलने पे कुछ देर बाद फिर भी रिलीफ मिलता है, परंतु बैठे बैठे दर्द बढ़ता है। जिसे हम कहते हैं आराम से दर्द बढ़ता है और व्यायाम से कम होता है। तो इससे हम आम दर्द से इसको अलग बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आमतौर पे घुटनों में दर्द होता है, उस जिसके लिए घुटना रिप्लेस करते हैं, वो गठिया नहीं होता क्या? वो अलग कोई चीज़ है? वो भी एक तरह का गठिया है, जिसे हम एक तरह से उम्र दराज गठिया या जीन शीन होने की वजह से गठिया कह सकते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या हम डॉक्टर लोग संक्षिप्त में लिख देते हैं OA-NE। तो वो उसका मेन कारण है कि भाई शरीर में घिसाई हो गई, शरीर में गद्दी या कार्टिलेज है जोड़ के बीच में, और जैसे जैसे जोर पड़ता है, हम चलते हैं, घिसाई होती जाती है, हड्डी आपस में चिपक जाती है, जिसे कहते हैं गैप कम हो गया है। साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो कम हो जाता है, जिसे कहते हैं ग्रीस कम हो गई है। तो वो गठिया बाय से थोड़ा अलग है। अच्छा, डिफरेंट है वो। ये जो गठिया बाय है, इसका मेन कारण कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई हो पाया कि इसलिए हो जाता है गठिया बाय? कोई पेट में एसिडिटी होती है कि कोई और चीज़ खाने में आती है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो खा लिया इसलिए हो गया, या क्या? तो ये एक बहुत ही कठिन सवाल आपने पूछ लिया है, जिसका एक निश्चित जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता है कि भाई गठिया बाय में फ़र्क पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि धूम्रपान करने वाले पुरुषों के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय ज़्यादा होता है, और कुछ एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कुछ तरह के गठिया ऐसे हैं जो परिवारों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे महिलाएं आके कहती है कि मेरी बुआ को है या मौसी को है। कुछ एक तरह के गठिया हैं जो औरतों में ज़्यादा होते हैं पुरुषों के मुकाबले जी। परंतु अगर हम कहें कि कोई एक कारण है तो बड़ा मुश्किल है। अब खान पान में ऐसा है कि ऐसा देखा गया है कि एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं गट माइक्रोबायोटा, यानी हमारे पेट की आंत के अंदर रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका रोल आजकल हम मानते हैं कि गठिया बाय और ऑटोइम्यून डिजीज़ में है। परंतु किसी प्रकार की चीज़ खाने से या पेय पदार्थ लेने से गठिया हो, ऐसा अभी तक विज्ञान के अंदर प्रूव नहीं हो पाया है। नहीं, जैसे आयुर्वेद में तो कहते हैं खटाई मत खाओ, अमचूरी खटाई मत खाओ, इमली की खटाई मत खाओ, ऐसा बोलचाल में लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं अगर गठिया हो गया है तो अर्थराइट हो गया तो खटाई मत खाओ, ये आमतौर पे कहा जाता है। तो सर एक तरह का गठिया जिसे हम गाउट कहते हैं, यूरिक एसिड का गठिया कहते हैं जी। तो जो यूरिक एसिड का गठिया है उसका लेना देना खान पीन के साथ देखा गया कि ज़्यादा तले पदार्थ, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ये जो मॉडर्न फूड है, जंक फूड है, तेज़ नमक का इंटेक है, शराब खासकर बियर और रेड वाइन का इंटेक है, इनके साथ देखा गया कि यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ती है, और जब वो मात्रा बढ़ती है तो जोड़ों में सूजन करती है।
और ये जो गाउट है ये एक बहुत पुरानी प्राचीनतम काल की बीमारी है। आयुर्वेद भी बहुत ही पुराने समय से अपने यहाँ की एक भारत देश की पद्धति है। तो कहीं ना कहीं वो जो विचार हैं वो गठिया बाई के अंदर मिक्स हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, ये गठिया अगर कोई आदमी को लग रहा है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, सबसे पहले उसे किसे दिखाना चाहिए और क्या कैसे इसका निदान कैसे होगा कि ये हाँ गठिया है या गठिया नहीं है? कोई ब्लड टेस्ट है, कोई और चीज़ का टेस्ट है, कैसे पता लगता है गठिया है या नहीं है? तो सबसे पहले तो आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शरीर को समझे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब दर्द हो तो हम ये कोशिश करें अपने आप से ढूंढने की हमें दर्द जोड़ में हो रहा है या मांसपेशी में हो रहा है, ना कि सबसे पहले टेस्ट कराने के लिए जाएं। आजकल क्योंकि टेस्ट सस्ते हैं और हर कोने में अवेलेबल हैं तो हम टेस्ट करा लेते हैं, और टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एक मानसिक शांति भंग होने की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम कि अपने सिम्टम्स को समझें कि दर्द भाई है कब, क्या चलने पे दर्द है, बैठने पे दर्द है, कितनी देर जकड़न रहती है, जिसे हमने पहले भी बात की। अगर जोड़ों में दर्द है और आपके शहर में आपके नज़दीकतम कोई गठिया रोग विशेषज्ञ अवेलेबल है तो सबसे अच्छा उनको दिखाएं जांच कराने से पहले, ताकि पहले मरीज़ को देखा जाए ना कि टेस्ट को। जैसे हमारे गुरु हमें सिखाते थे कि इलाज आपको मरीज़ का करना है, कागज़ का और रिपोर्ट का नहीं करना है। तो रिपोर्टें हमारे पास 100% गारंटी वाली कोई भी नहीं है जी। आमतौर पे भी अगर हम गठिया बाई की बात करें तो रूमेटॉइड फैक्टर या जिसे आम भाषा में आरए फैक्टर कहते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है। 20-25% मरीजों में जांच पॉजिटिव होती है, बीमारी होती नहीं है, और कई बार गलत दवाई चालू हो जाती है। सबसे पहले चीज़ है कि मरीज को की कहानी सुने, परीक्षण करें, फिर उपयुक्त जांच कराएं, तभी हम सही तरह से इस बीमारी को पकड़ पाएंगे, और सही पकड़ेंगे तो निश्चित ही इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी सिमिलर बीमारी है कि बीमारी कोई और होती है और गठिया लग जाता है, या गठिया होता है और दूसरी बीमारी का आभास हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिनके शुरुआती जो चिन्ह हैं वो गठिया की तरह होते हैं, जैसे चिकनगुनिया बुखार है। कई बार वायरल फीवर में भी ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है, सब जगह दर्द है, पर वो प्रायतः अपने आप कुछ समय में अपने आप निवारण हो जाता है। कुछ तरह के इन्फेक्शन जैसे टीबी है, कुछ टीबी के मरीजों में भी जोड़ों में एक जोड़ में सूजन आ जाती है और एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है उसको अलग करना कि टीबी की वजह से या गठिया की बीमारी है। तो ये मिलती जुलती बीमारियां तो रहती ही हैं। स्पष्ट आइडेंटिफाई किस चीज़ से होता है? आरए फैक्टर से, ब्लड टेस्ट से, या और कोई ऐसा टेस्ट से जो स्पष्ट पता लग जाए कि हाँ गठिया ही है? जैसा मैंने कहा जी, सम्मिश्रण है जी। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट से जाएंगे तो हम 20% मरीजों का तो गलत इलाज कर देंगे जी, और 20% ही मरीजों जिनको गठिया उनका इलाज नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत कार्य हो जाएगा। तो हम तो हमेशा सबसे पहली चीज़ ये सुनते हैं कि मरीज की शिकायत क्या है, क्योंकि मरीज से बेहतर उसके शरीर को कोई नहीं जानता। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 70% वेटेज हम सिम्टम्स को देंगे, 20% एग्जामिनेशन को, और 10% हमारी जो रिपोर्ट्स हैं जी। यानी रिपोर्टें हमारी मदद कर सकती हैं पर रिपोर्टें नींव नहीं बना सकती हैं डायग्नोसिस की। डॉक्टर साहब, ये आर्थराइटिस में भी एक रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, वो अलग इम्यूनोलॉजी उसमें विभाग में है या इसी गठिया के साथ ही होता है वो? तो यदि हम बात करें तो सबसे जो कॉमन कारण है जोड़ों में दर्द का वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट है जी। उसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो 1% आबादी में मिलता है जी। इसके बाद आते हैं कुछ एक इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि जॉगरन सिंड्रोम, जो धीरे धीरे अनुपात कम है, कम संभावना होती है। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो है जिसे हम सबसे आम भाषा में गठिया बाई कहते हैं, जिसे गांव में अपन समझते हैं, शहरों में समझते हैं कि हाथ पांव टेढ़े हो गए, हाथ पांव खराब हो गए, वो गठिया बाई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी। और वो हमारी रूमेटोलॉजी की सबसे कॉमन बीमारी है जी। डॉक्टर साहब, ये जो हड्डियां उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ उसकी इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की, क्या इससे भी आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं? तो ये जो आपने जैसा कहा तो यही एक हड्डी रोग और जोड़ रोग में फर्क है या अच्छा, गठिया रोग में फर्क जी है। जी। तो जब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी की तो ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहते हैं जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो ये है कि हड्डी का ढांचा कमजोर हो गया है। जी।
हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि हड्डी का जो ढांचा है जिसमें जाके कैल्शियम जुड़ता है, ये ढांचा ही कमज़ोर हो जाता है। अब जब ढांचा ही कमज़ोर होता है, अब जितना भी कैल्शियम जोड़ेंगे वो उसको मजबूत नहीं कर सकता है, तो उससे हड्डी टूटने का है, जैसे हम फ्रैक्चर रिस्क कहते हैं, वो बढ़ जाता जी। है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, और ये स्पेशली सिर्फ जोड़ों में जो दर्द होता है और जोड़ों में सूजन होती है, वो अलग बीमारी है। हाँ जी, जोड़ों के हम एक तो हड्डी रोग हो गया, जोड़ों के अंदर भी सूजन वाली यानी गठिया बाई की तरह समस्याएं, जी। और बिना सूजन वाली उम्र दराज या घिसाव की समस्याएं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो घुटनों में आमतौर पर, घुटनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, उसके बाद तकलीफ देती है हाथ के अंगूठे में, जी जिसमें पीछे की तरफ दर्द रहता है, खासकर वो महिलाएं जिनका गृहिणी का कार्य बहुत अधिक है, जी जी बेलन कार्य अधिक है, उन्हें हाथ में कई बार तकलीफ आती है। जी जो भी व्यक्ति हाथ का काम अधिक करते हैं, जैसे टाइपिंग का काम है या मैनुअल वर्क करते हैं, उनके हाथ के जोड़ में भी ऐसा लगता है जैसे हड्डी बढ़ गई है, जैसे आमतौर पर मरीज कहते हैं मेरी हड्डी बढ़ गई है, जी तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हैंड या ओए हैंड की श्रेणी में आता है। जी। ये टेनिस एल्बो एक बीमारी होती है, हाँ जी, इसमें ये दोनों जो कोहनियाँ हैं ये दर्द करती हैं। बिल्कुल। तो ये देख ऐसे टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि टेनिस खेलने वालों में अधिक मिलती है, अधिक मिलती है, हाँ पर ये सब में होती है, जी महिलाओं में, पुरुषों में, किसी भी उम्र के व्यक्ति में मिल जाती है। और आमतौर पे जो महिलाओं की कंप्लेंट होती है कि निचोड़ते वक्त दर्द होता है या ज़्यादा काम करने पर दर्द होता है, तो हमारी मांसपेशियां जहाँ हमारी कोहनी की हड्डी पे चिपकती हैं, वो वहाँ पे उसमें थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है, जो मामूली सूजन होती है, जो आमतौर पे दवाइयों से, आराम से, पट्टा बांधने से और फिजियोथेरेपी के माध्यम से इसका संपूर्ण निवारण संभव हो पाता है। एक फ्रोजन शोल्डर और बीमारी है हड्डियों की, ये भी एक जोड़ है और बड़ी फेमस है ये बीमारी फ्रोजन शोल्डर। आप फेमस कह रहे हैं, पर मरीज के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक दुखदाई बीमारी है, क्योंकि इसमें ये जैसे आमतौर पे हम शुगर के मरीजों में फ्रोजन शोल्डर देखते हैं, जी तो इसमें होता क्या है कि जो मांसपेशियां हैं, जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं, जो हमारे कंधे को हर तरफ से मोड़ने में हमारी मदद करती हैं, जी ये आपस में कैप्सूल चिपक जाता है, जिसे कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जो हमारा साइंटिफिक टर्म है जी फ्रोजन शोल्डर का। तो मरीज का ना हाथ ऊपर उठता है, ना पीछे को जाता है, ना कपड़े बदल पाते हैं, जी जिस कंधे में दर्द है उस करवट सो नहीं पाते हैं, हो। और कई बार एक के बाद दूसरे कंधे में हो जाती है। जी तो ये भी अंदर सूजन नहीं है, समस्या है जोड़ की, पर चिपकाव की वजह से है। तो इसको हम थोड़ा अलग श्रेणी में लेते हैं, इसके अंदर वक्त ज़्यादा लगता है, गोली से ज़्यादा एक्सरसाइज का रोल है। जी कुछ प्रतिशत मरीजों के अंदर कई बार सर्जरी या इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है। जी। जबकि अगर हम गठिया बाई की बात करें तो गठिया बाई में जो मुख्य इलाज है वो गोली या टीका ही है। जी जी। गठिया में ऑर्थोआर्थराइटिस की बात हमने की, गठिया बाई की बात की। डॉक्टर साहब, इम्यूनोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच है जो कि पिछले 10-15 साल में डेवलप हुई है और अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। शुरू में तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता था, बहुत शुरू में तो पता ही नहीं लगता था कि ये इम्यूनोलॉजी का केस है, और 2-4 साल आदमी इलाज करा के जब हार जाता था पता नहीं, तब फिर इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाता था। ऐसा मैंने देखा है लाइफ में। तो अब आप बताएं स्पेसिफिकली इम्यूनोलॉजी के फील्ड में, क्षेत्र में कौन सी बीमारियां आती है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कि क्या होने पर इम्यूनोलॉजी, और इम्यूनोलॉजी है क्या वास्तव में? इम्यून सिस्टम शायद खत्म हो जाता है। सर बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यून सिस्टम आखिर है क्या। जैसे हमारे भारत देश की रक्षा हमारी भारतीय आर्मी करती है, ऐसे हमारे शरीर की रक्षा हमारा इम्यून सिस्टम करता है, जिसमें अलग अलग तरह के सिपाही हैं, टी सेल, बी सेल वगैरह। तो इनका काम ये है कि बाहर से जो विषाणु अंदर आ रहे हैं, चाहे भोजन के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे चमड़ी के माध्यम से आ रहे हैं, इन विषाणुओं को निरस्त करें और इन्हें शरीर से बाहर फेंकें। पर अब समस्या क्या है कि जब सैनिक खाली बैठा हो तो उसका मन डोलता है। तो जब ये सैनिक बागी हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिजीज या स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो यानी स्वयं और इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता।
तो अब ये जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इम्यूनिटी का रोल है, उसके अंदर से पाई जोड़ पे अटैक करते हैं। मान लीजिए अगर थायराइड ग्रंथ पे वो काम करते हैं तो हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। उसी तरह ये मस्तिष्क रोग में करते हैं तो मायस्थीनिया हो जाती है। तो समस्या सारी ये है कि क्योंकि सैनिक सब जगह है, क्योंकि खतरा शरीर को सब तरफ है, तो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। जोड़ों को करते हैं तो जोड़ों में सूजन आती है, चमड़ी को करते हैं तो चमड़ी पर लाल लाल उभरे हुए निशान आते हैं छोटे छोटे। हो सकता है उंगली काली पड़ जाए या नीली पड़ जाए। गुर्दे पे इफेक्ट डालते हैं तो पेशाब में लाल खून आना या पेशाब में झाग बनना या पेशाब कम आना हो जाता है। मस्तिष्क में करते हैं तो दौरे की समस्या आ सकती है। जो हमारी नसें जा रही हैं दिमाग से पाँव की तरफ, उनकी तरफ करते हैं तो पाँव में सुन्नपन होना, कमजोरी होना, बिना पता लगे घाव हो जाना, ठंडे गर्म का ना पता लगना। अगर यही हमारे फेफड़ों पे अटैक करते हैं तो दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो खांसी में खून आना जिसे हम कहते हैं DAH, और एक सांस लेने में तकलीफ होना जिसे कहते हैं ILD। इसके अलावा फेफड़े में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना। तो सोचने में बहुत ही भयावह रूप है क्योंकि शरीर में सब जगह उत्पन्न है, पर एक अच्छी चीज़ है कि सबको सब दिक्कतें एक साथ नहीं होती हैं, तो ये एक कृपा रहती है। तो मतलब कोई पर्टिकुलर एक बीमारी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि ये इम्यूनोलॉजी ब्रांच की बीमारी है? सर अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो जो सबसे कॉमन इम्यूनिटी की बीमारी है जो हमारे रूमेटोलॉजी इम्यूनोलॉजी फील्ड में आती है, वो एक बीमारी जिसे हम कहते हैं जॉगरन सिंड्रोम या शॉगरन सिंड्रोम, जिसके अंदर आमतौर पे मरीज का मुंह सूखा सूखा रहता है, आंखों में ऐसा लगता है जैसे कंकड़ से रेत सी पड़ी हो, जिसे रड़कना हम कहते हैं। दांत अक्सर खराब हो जाते हैं क्योंकि कीड़ा जल्दी लगता है। इसके अलावा संपूर्ण देह में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना, तो ये भी करीब करीब 1% आबादी में मिलती है। इसके अलावा आती है चमड़ी प्रमुख बीमारियां जैसे कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसमें कि चमड़ी टाइट पड़ती है और ठंडे पानी में या सर्दी के मौसम में उंगलियां आगे की तरफ से नीली या सफ़ेद पड़ जाती हैं या पीली सी पड़ जाती हैं। फिर आती हैं वो जो मांसपेशियों पे जोर डालती हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोसाइटिस, जो भी बीच में काफ़ी आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा। साउथ की कुछ एक फीमेल हीरोइन को भी था, एक किसी की मृत्यु भी हो गई अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की। तो मांसपेशियों की सूजन जिसमें उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, उकड़ू बैठ तो गए पर खड़े नहीं हो पाए। उसी तरह फेफड़े में हो जाती है जिसे हम कहते हैं CTD-ILD, कि फेफड़े के ढांचा ही टाइट पड़ गया। तो बहुत सारे तरह की बीमारियां हैं, कुछ का हम इलाज करते हैं, कुछ का मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ इलाज करते हैं, कुछ का एंडोक्राइन यानी मधुमेह रोग विशेषज्ञ और हार्मोन वाले इलाज करते हैं, क्योंकि सब अंग सब में बटे पड़े हैं। जो उनकी कॉमन एक हम पॉइंट कहें वो इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन है। मतलब हम इम्यूनिटी वीक नहीं कहेंगे ना, बहुत स्ट्रांग कहेंगे, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्ड हो गई है। जी, कोई पर्टिकुलर कारण है डिसऑर्डर होने का? सर ऐसा देखा गया है कि कुछ तो एक जेनेटिक फैक्टर है, पारिवारिक होते हैं। जैसे जॉगरन सिंड्रोम वगैरह हम देखते हैं कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों में अलग अलग रूप में आ सकते हैं। किसी को जॉगरन सिंड्रोम हो सकता है, किसी को गठिया हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार ले सकता है। तो कुछ एक तो फैमिलियर ट्रेट है। इसके अलावा कुछ कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं। औरतों के अंदर देखा गया कि इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज कई बार 9 गुना तक ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में होता है मीनोपॉज से पहले, उसका भी एक रोल है। कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी हम मानते हैं, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, जो अलग अलग तरह के जो हम केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं खान पीन में, जो दूध के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे पानी में, हवा में, कहीं ना कहीं इन सब का भी एक मेजर रोल है जो ऑटोइम्यून डिजीज अब इतने कॉमन होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका इलाज क्या है? अलग अलग बीमारी के अलग अलग है या कोई पर्टिकुलर कहते हैं स्टेरॉइड ही देना पड़ता है? सर तो कोशिश हमारी हमेशा रहती है एज एन इम्यूनोलॉजिस्ट कि हम स्टेरॉइड तभी दें जब उसकी आवश्यकता है, यानी कि जब बीमारी घातक रूप में है, जब जान बचाना प्राथमिक उद्देश्य है, या फिर बीमारी इतना तंग कर रही है कि मरीज अपना काम ही नहीं कर पाया, अपना जीवन यापन का काम यानी नहाना धोना, अपना खाना खाना, अपना उठना बैठना नहीं कर पा रहा है। तो स्टेरॉइड देने के 2 प्रमुख कारण ये हैं। तीसरा कारण होता है जब ब्रिज थेरेपी।
तो हमारी जो मुख्य दवाई हैं जिन्हें हम एंटी रोमेटिक ड्रग्स कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, जो बीमारी का रुख ही पलट देंगे, उनका असर आने में 4 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है, पर मरीज 4 हफ्ते तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो लो डोज स्टेरॉइड हम देते हैं जी। काफ़ी सारी बीमारियों में सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से चल जाता है, यानी मान लीजिए आपके सिर्फ जोड़ों में दर्द है तो हम ना स्टेरॉइड देंगे ना हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है, सब मामूली दर्द की दवाई दे देंगे। किसी को आंखों में रूखापन है तो सिर्फ आंखों में डालने वाली नॉर्मल टीयर सब्स्टिट्यूट दवाइयाँ ही बहुत हैं। जी, यानी कि ऐसी बीमारी भी अगर हो गई जो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, डिफंक्ट हो गया किसी वजह से, ऐसी उसकी वजह से कई सारी बीमारियां आती है, फेफड़े में भी होती है, आँख में भी होती है, जुबान में भी होती है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। और जब जनरल फिजिशियन देखेगा तो शायद उसको अंदाज हो जाएगा कि ये बीमारी थोड़ी अलग हटके है, वो स्पेशल डॉक्टर के पास आपको भेजेगा। जब इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर से आप मिलेंगे, देखिए गठिया रोग विशेषज्ञ अलग चीज़ है, इम्यूनोलॉजी का डॉक्टर अलग चीज़ है, और कई बार दोनों मेरे ख्याल से कॉमन भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो पहले ये डिग्री अलग अलग दी जाती थी, फिर अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसको एक कंबाइंड कर दिया है कि क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी इक्विवेलेंट है। तो जो पाठ्यक्रम है वो करीब करीब अपना कॉमन ही है। तो आज हम बातचीत कर पाए डॉक्टर आधार धूड़िया से, जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जयपुर से में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और गठिया रोग के विशेषज्ञ हैं। गठिया रोग के बारे में उन्होंने जानकारी दी, गठिया रोग किस तरह ऑस्टोपोरोसिस से, किस तरह ऑस्टो की दूसरी बीमारियों से, घुटनों की दर्द से, घुटने बदलने वाली बीमारी से अलग है, टेनिस एल्बो से अलग है, फ्रोजन शोल्डर से अलग है, ये सब बातें हमने सुनी। इसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी को लेकर बातें थी कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है और किन किन वजह से हो सकती है, और उनके इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। कहीं ज़रूरत होती है तो स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, ऐसा डॉक्टर धूड़िया ने बताया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी और एक अलग विषय को छुआ जो आम तौर पर वेरी कॉमन नहीं मान सकते इसको, इम्यूनोलॉजी को, लेकिन जब बरसों तक इलाज कराते हैं असर नहीं होता तो अल्टीमेटली नतीजे पहुँचते हैं इस नतीजे पे कि इम्यूनोलॉजी के सेक्शन में ही जाइए। इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ है, वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही, बॉडी अपने आप नहीं लड़ रही बीमारी से, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत ईश्वर ने दे रखी है। वो बीमारियों से लड़ने की ताकत जब कमज़ोर पड़ जाए, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए और दवाइयाँ उसको हेल्प करे फिर भी वो बीमारी से ना लड़े, बीमारी बढ़ती चली जाए, तो मानिए कि इस इम्यून सिस्टम को कैसे रिपेयर किया जाए, किसी इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाइए, तभी पता लगेगा कि क्या बीमारी है, कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर धूड़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।